Hello students, today we'll continue with our chapter Light. Let's discuss sign convention for spherical mirrors. Means हम किस वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लगाएंगे और किस वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे. There are certain things that need to be kept in mind. First one, the object is always placed on the left of the mirror and light from the object falls from the left to the right. जब भी हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट से लाइट आके मिरर पे फॉल करती है और रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है. एज वी हैव स्टडीड सर्टन टर्म्स दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, पोल इन द प्रीवियस लेक्चर. सो साइन कन्वेंशन में सारे के सारे डिस्टेंसेस को हम पोल से मेजर करते हैं. पोल that is the center of the mirror, and all distances measured to the right of the pole are taken as positive. वो सारे डिस्टेंस जो पोल के राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं उनकी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन आता है. एंड अपोजिट टू दैट all distances measured to the left of the pole are taken as negative. इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं कि अगर डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में होगा तो उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे. अगर इंसिडेंट लाइट के अपोजिट होगी उसकी डायरेक्शन तो उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे. Next thing, the height measured upwards perpendicular to the principal axis is taken as positive. अगर हम हाइट की बात करते हैं और अगर वो हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू को हम पॉजिटिव में लेंगे. और अगर वो हाइट डाउनवर्ड परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू को नेगेटिव लेंगे. As you are able to see, जो रेड एरो है वो शो कर रहा है हाइट पॉजिटिव और जो ब्लू एरो है वो शो कर रहा है हाइट को नेगेटिव. Another thing is that जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने रेड एरो से मार्क किया है उसके और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं. And that is denoted by U. And blue arrow जो इमेज का पोजीशन दिखा रहा है, इमेज और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम मानते हैं इमेज डिस्टेंस, and that is denoted by the symbol V. आप इस डायग्राम से एक चीज देखेंगे, जैसे हमने पहले केस में बोला कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं. इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज U, उसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है बिकॉज वो हमेशा पोल के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है. और हमें पता है जो चीज़ पोल के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होती है वो पॉजिटिव होती है, वो नेगेटिव होती है. Another thing is that height of the object is always positive. उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर रहती है. इमेज का डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और इमेज की हाइट की वैल्यू भी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. But object distance, that is U, is always negative
and object height, that is h1, is always positive. Mirror formula for spherical mirrors. As we have studied, image distance is denoted by V, object distance is denoted by U, and focal length is denoted by F. So मिरर फॉर्मूला इन तीनों के बीच का एक रिलेशनशिप है, एंड इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स इट इज 1/V प्लस 1/U is equal to 1/F, where U is equal to object distance, means distance between the object and the pole. V is equal to image distance, that is the distance between the image and the pole, and F is the focal length, that is the distance between the principal focus and the pole. And in case of convex mirror, the value of U is negative, value of V is positive, and F is positive. Why? Can you give an answer? We have studied about this thing in the ray diagrams, and if you have understood the sign convention, you will be able to answer this question. And in case of concave mirror, the value of U is negative. V can be positive or negative depending upon the nature of the image or position of the object, and F is always negative. Magnification is given either by the ratio of height of image and height of object, or ratio of image distance and object distance. मैग्निफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज के साइज के बीच में क्या रिलेशन है. एंड फॉर वर्चुअल इमेज the value of magnification is always positive, and for real image the value of magnification is negative. Why? It depends upon the value of V and U. Okay, now if you look at the formula, that is M is equal to height of image upon height of object. So we can conclude that if the value of magnification is greater than 1, it means image is bigger than the object. If the value of magnification is 1, then the size of the image and size of the object are same, and if the value of magnification is less than 1, it means image is smaller than the object. And repeating, if the value of magnification is positive, it means the image is virtual, and virtual image is always erect. And if the value of magnification is negative, then the image is real and inverted, because the value of magnification depends upon the value of V and U, and in case of real and virtual image the sign convention changes. Next is refraction of light. Refraction means bending of light. और लाइट बेंड कब करेगी? जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी. एज वी ऑल नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन. ओके, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है उसमें बेंडिंग होती है, प्रोवाइडेड कि वो उन दोनों मीडियम्स की जो डेंसिटी है वो डिफरेंट है. अगर दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम होगी
तो लाइट कभी भी बेंड नहीं करेगी. लाइट तभी बेंड करेगी, फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन हम लेते हैं. अगर लाइट एयर से वाटर में एंटर कर रही है तो लाइट बेंड करेगी. अगर लाइट वाटर से एयर में एंटर कर रही है, लाइट फिर भी बेंड करेगी, बिकॉज वो अपना मीडियम चेंज कर रही है और दोनों मीडियम्स की डेंसिटी डिफरेंट है. देयर आर टू रूल्स दैट when light travels from a rarer medium to a denser medium, it bends towards the normal. जब भी light rarer medium for example such as air is entering to a denser medium means water, तो वो किस तरफ बेंड करती है? नॉर्मल के तरफ. जैसे आप पहली फिगर में देख पा रहे हैं, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. अगर उसमें बेंडिंग नहीं होती तो वो स्ट्रेट चली जाती जैसे आ रही थी, बट सिंस उसने मीडियम चेंज किया इसलिए वो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई. और हमने पढ़ा था नॉर्मल क्या होता है कि इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे हिट करती है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अगर वहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट इज द नॉर्मल. Another case, if light travels from a denser medium to a rarer medium, means light is entering from water to air, then it bends away from the normal. As you are able to see in the second figure, if no bending will occur, then light should go straight, but since there is a change in medium, so it is bending away from the normal. Refraction of light through a rectangular glass slab. When a ray of light passes through a rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface and at the glass air interface. जब भी लाइट ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो उसमें रिफ्रैक्शन 2 बार होती है, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट अकर्स ट्वाइस. एक बार तब जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करेगी और दूसरी बार तब जब लाइट ग्लास से एयर में एंटर करेगी, because in both the cases light is changing its medium. Now let's explain this with the help of this diagram. जैसे ही लाइट ने एयर से ग्लास स्लैब में एंटर किया, लाइट क्या हुई? बेंड हुई, उसमें रिफ्रैक्शन हुई. बिकॉज वी नो दैट whenever light travels from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal. और उसके बाद जब लाइट ग्लास स्लैब से एयर में एंटर की, उसमें दूसरी बार रिफ्रैक्शन हुई, बिकॉज दिस टाइम light is entering from denser medium to rarer medium, so it will bend away from the normal. Look at the incident ray. The angle formed between the normal and the incident ray is known as the angle of incidence, and the angle formed between the normal and the refracted ray is known as the angle of refraction. An emergent ray, the angle formed between the normal and the emergent ray is known as the angle of emergence. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ नोटिस करने वाली वो ये है कि जो इनिशियल इंसिडेंट रे थी और जो आउटगोइंग इमर्जेंट रे हैं, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. इट मीन्स जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो चुकी है, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ द ग्लास slab. And this displacement, which is known as lateral displacement,
is due to the two refraction that will occur in case of the glass slab. As we all know that refraction is the phenomenon of change in the path of light as it travels from one medium to another, and it can also be defined as the phenomenon of change in speed of light when light enters from one medium to another. Experiments shows that refraction of light occurs according to certain laws. There are two laws. First one, the incident ray, the refracted ray, and the normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane. Second, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the light of a given color and for the given pair of media. This law is also known as Snell's law of refraction, and if I is the angle of incidence and r is the angle of refraction, then sin I upon sin r is equal to constant. This constant value is called the refractive index of the second medium with respect to the first. Let's study about refractive index in some detail. We have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium into another will change its direction in the second medium, and the extent of change in direction that takes place in a given pair of media is expressed in terms of the refractive index, and the value of refractive index for a given pair of media depends upon the speed of light in the two media. So basically refractive index एक ऐसी वैल्यू है जो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि लाइट कितनी बेंड हुई, एंड वी नो दैट लाइट कितनी बेंड होगी ये डिपेंड करता है कि लाइट की स्पीड कितनी चेंज हुई जब उसने अपना मीडियम चेंज किया. नाउ लेट अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 into medium 2, and v1 is the speed of light in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 2. Then the refractive index of medium 2 with respect to medium 1, that is mu 2 1, is given by the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2 as shown in first equation. Similarly, the refractive index of medium 1 with respect to medium 2, that is mu 1 2, is given by the ratio of speed of light in medium 2 and the speed of light in medium 1 as shown in equation second. Now, if medium 1 is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is considered with respect to vacuum. This is called the absolute refractive index of the medium and represented by nu 2. If c is the speed of light in air and v is the speed of light in the medium, then the refractive index of the medium, that is mu m, is given by the ratio of speed of light in air and the speed of light in the medium. And the absolute refractive index of a medium is simply called its refractive index, and the value of
absolute refractive index of some material media are given in your textbook. A coin placed in a water tumbler also appears to be raised due to refraction of light, because light is traveling from air to water, that is from rarer to denser medium, so bending will occur that result into the appearance of coin at the elevated position.